हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे कार्बन चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने करे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन, जो कि XYZ टाइप और ABC। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लगभग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को अच्छे से कवर करना, नोट्स बना के प्रॉपर, तो हर एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। याद हो, ये पहले लेक्चर में ही कराया था। लिखा है कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ये पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, एंड डी ऑप्शन है कोल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन में वहां पे परसेंटेज पूछी जाती है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में हमने करा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, इसमें हम 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स कार्बन कंपाउंड के लिए करेक्ट है? फर्स्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट जो है वो लिखा है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? हमने पढ़ा था जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक्सेप्शनल केस था वहां पे ग्रेफाइट। यहाँ पे एक्सेप्शनल नहीं बताना, जनरली क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे एक्सेप्शनल केस ग्रेफाइट का था। एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कार्बन कंपाउंड्स में वीक होती है, वीक वंडर वॉल इंटरेक्शन, जो कि हम पढ़ के भी आए। वहां पे भी एक्सेप्शनल केस था, सिलिका हो गया, सिलिकेट्स, डायमंड जो कि सिलेबस में था, डायमंड में एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन कंपाउंड्स में वो वीकर होती है, जो कि ऑप्शन हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। क्या होती है? वीक। कई बार एक्सेप्शनल केस भी पूछे जाते हैं कि अच्छा कंडक्टर कौन है कार्बन कंपाउंड्स में, तो वो आता है ग्रेफाइट, और जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है वो भी एक्सेप्शनल केस है, जिसमें सिलिका भी आता है, पर बुक में ज्यादा जनरली पूछा जाता है क्लास 10th में डायमंड। ठीक है, हमें एक्सेप्शनल केस नहीं बताना, हमें जनरली बताना है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड, एंड डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर इसका आता है डी। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से आया है। ठीक है, हमने एलोट्रोप्स में भी पढ़ के आया है। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये वहां से क्वेश्चन है। नेक्स्ट a molecule of ammonia has only single bonds, only double bonds, only triple bonds, one single bond, two double bonds, and ये इसका पार्ट है। ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स एंड वन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये ऑप्शन उसका है, वो गलती से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ऑप्शन है ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड जब फोर्थ है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, टू डबल बॉन्ड्स एंड वन सिंगल बॉन्ड्स। तो अमोनिया कौन सा बॉन्ड बनाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन है, तो याद होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम करके भी आए थे। अगर हम इसका करें अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3। हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें अमोनिया का भी पढ़ा था। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा 1 एंड 1। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। 1 2 3 4 एंड 5। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें
तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये डुप्लेट कंप्लीट। अब बारी है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो नाइट्रोजन ने करा अपना ऑक्टेट, सॉरी ये टच हो गया था, नाइट्रोजन ने करा अपना ऑक्टेट कंप्लीट, और जैसे इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा तो उसके पास एक लोन पेयर बच गया है, जो कि स्ट्रक्चर बन रहा है एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। राइट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोन पेयर्स बोलते हैं। एक लोन पेयर बचा है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो कितने बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाता है अमोनिया? सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। कई बार इस क्वेश्चन को ये भी पूछ लेते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स इन अमोनिया, तो अमोनिया में कितने लोन पेयर्स हैं? 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर्स। ये भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो कितने लोन पेयर होते हैं अमोनिया में? 1 लोन पेयर होता है। कितने होते हैं? 1। बट इसमें ये पूछा है ओनली सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करें। नेक्स्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एन एग्जांपल, सॉरी इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, तो ये सब ये तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है। जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है वो किसका एलोट्रोप है? सबको पता है बच्चे को इसको कि किसका है? कार्बन। किसका है? कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते थे, डायमंड, ग्रेफाइट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है एकदम, एंड C60, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन की। किसकी? कार्बन की। तो आंसर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले सारे लेक्चर्स कवर करने, अगर आपने सारे लेक्चर कवर करे हुए हैं तो इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, इनमें से कौन सा ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? करेक्ट है। 4 स्ट्रक्चर दे रखे, ब्यूटेन के 3 आइसोमरिक फॉर्म बनते थे, कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन के 2 ही बनते थे, बना के दिखाते हैं। ब्यूटेन जो कि होता है C4H10, C4H10, ब्यूटेन के 2 होते हैं और पेंटेन के 3। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स देख लो, फर्स्ट CH3, CH2, CH2 एंड CH3, जिसको एन ब्यूटेन बोलते हैं, स्ट्रेट चेन वालों को याद होगा। आइसोमर्स वाला अगर लेक्चर देखा हो तो सारे करवा रखे हैं, एन ब्यूटेन। सेकंड है, इस मिथाइल ग्रुप को ब्रांचिंग में लगा दो, CH3, CH, CH3, इसको बोलते थे सेकंड लास्ट कार्बन पे सिंगल ब्रांचिंग आ जाए तो आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्या बोलते हैं सर? आइसोब्यूटेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन। 2 ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक स्ट्रेट चेन वाला, एक सिंगल ब्रांचिंग। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ये रहा CH3, CH2, CH2, CH3, एंड सेकंड इज ये रहा सिंगल ब्रांचिंग सेकंड कार्बन पे। थर्ड, ऐसा कोई ब्यूटेन का आइसोमर्स नहीं होता है, यहाँ पे एक दूसरे से अटैच साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें भी 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग बन रही है, तो ये ब्यूटेन का आइसोमरिक फॉर्म नहीं है। तो ब्यूटेन के यहाँ पे आइसोमर्स फर्स्ट एंड सेकंड है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स होता है क्या था? जब हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते थे, याद होगा, और इन स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3। नेक्स्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट, कौन सा है? सी इज करेक्ट, 1 and 2, सी इज करेक्ट ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन आइसोमर्स का था। नेक्स्ट आता है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज से। क्वेश्चन एक रिएक्शन दे रखी है CH2 CH3 CH2OH अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट गिव्स टू CH3 COOH। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल CH3 CH2OH इथेनॉल। अब यहाँ पे इथेनॉल का क्या करा जा रहा है? ऑक्सीडेशन, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 और इसके साथ साथ इसमें हीट भी दी जा रही है, हीट। अल्कलाइन KMnO4 भी मिलता है और एसिडिक K2Cr2O7 अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और दोनों ही ऑक्सीडाइज करके इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड। दोनों ही क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे? लेफ्ट में एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अल्कलाइन KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन यही पूछा है हमें, देखो ऑप्शन में दिख ही रहा है। द अबव गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे पूछा था रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया था ऑक्सीडेशन, इथेनॉल वाले टॉपिक से, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst। देखो ये रिएक्शन नाम से ही पता चल रही है, पैलेडियम निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ऑयल को किस में कन्वर्ट करा जा रहा है? फैट, फैट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, सबको पता है, करके भी दिखा देते हैं। ऑयल्स को किस में कन्वर्ट करा जा रहा है? फैट्स। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन होती है? हाइड्रोजनेशन। जिसकी किसके प्रेजेंस में? प्लैटिनम में हमने करा है, पैलेडियम, निकल, ये सब क्या होते थे यहाँ पे? कैटलिस्ट। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते थे जिनको हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते थे। ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड। इस टाइप के बहुत रिएक्शन कर रहे हैं, सैचुरेटेड, और ये होते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो तब अनसैचुरेटेड कंपाउंड का रिडक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन, तीन नाम थे इसके। रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता था, हाइड्रोजन ऐड होकर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाता था। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एज पर एनसीईआरटी, और बुक के बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट ही, ये तो सबको पता होना चाहिए। रिडक्शन, दूसरा नाम था हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड होता था इसलिए इसका नाम हाइड्रोजनेशन। एंड थर्ड इज एडिशन, क्योंकि ऐड हो रहा है। तो लेक्चर में भी बताया, तीनों में से कोई भी नाम पूछ लेते हैं। इस बार ऑप्शन में कौन सा नाम है? एडिशन रिएक्शन, पहला करेक्ट। क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। ऑक्सीडेशन है? नहीं। तो ऑप्शन ए इज एडिशन, ये वाला नाम आ गया इस बार। तो कौन सा करेक्ट है? ए। ऐसा तो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है, पर तब भी एक्सप्लेन करके बताना पड़ रहा है ताकि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा समझ आए कि आखिर रिएक्शन क्या आती है और रिवाइज हो जाए टॉपिक। नेक्स्ट, तो याद रखना यहाँ पे एडिशन है, कई बार हाइड्रोजनेशन नाम भी हो सकता है और रिडक्शन भी, कई बार तीनों नाम भी हो सकते हैं, तीनों करेक्ट, मोर देन वन आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? सबको पता है OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है? अल्कोहल, अल्कोहल का होता है OH, जिसके सफिक्स में यूज होता है ऑल, सफिक्स में यूज होता है ऑल। तो किसके सफिक्स में ऑल है? ऑप्शन में ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनिक एसिड। तो ऑप्शन इज ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो कि होता है CH3 CH2 CH2
CH2OH, जिसके लास्ट में OH लगा होता है वो होता है ओल, ब्यूटेनॉल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ब्यूटेनॉल। अल्कोहल जिसकी पहचान होती है OH और सफिक्स में यूज होता है ऑल, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो यहाँ पे था ब्यूटेनॉल। फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, यहाँ पे पहले ही बता दिया, इसमें लगभग पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम हर एक टॉपिक को कवर करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, द सोप मॉलिक्यूल हैज, तो ये आया है सोप एंड डिटर्जेंट वाले टॉपिक से। तो याद होगा हमने ये लेक्चर भी करा था सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि सामने दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल होता है, ये होता है नेगेटिव आयनिक पार्ट, जो कि होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस अट्रैक्टिंग, लविंग। तो वाटर लविंग सब्सटेंस, वाटर को जो अट्रैक्ट करें, वाटर अट्रैक्टिंग बोल लो या लविंग बोल लो, ठीक है। और ये होता है जो, ये हेड है, हेड, और ये होता है टेल। टेल जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक होता है वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी, और जो वाटर को रिपेल करते हैं, हमने बताया भी था, वो ऑयल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब वाटर को रिपेल करते हैं वो ऑयल को अट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछे हैं, पहले हमने ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, क्योंकि लिखा हुआ था सोप मॉलिक्यूल के बारे में। तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, ये रहा हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफोबिक हेड, जो कि गलत है। थर्ड लिखा है हाइड्रोफोबिक हेड, ये भी गलत है। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। बेसिक स्ट्रक्चर होता है सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का, पता होना चाहिए। हेड वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर को अट्रैक्ट कर ले और ऑयल को रिपेल करे, और जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक, वाटर को रिपेल करे एंड ऑयल को अट्रैक्ट करे। तो सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट, which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? इनमें से कौन सा है नाइट्रोजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन? तो पहले हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं नाइट्रोजन, बेसिक सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है नाइट्रोजन का। N2 होता है वैलेंस शेल में 5 अगर वैलेंस शेल में, तो इसे शेयरिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 एंड 3, 3 इसको भी चाहिए, 1 2 3, दोनों के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो याद होगा ये इस टाइप से अपना शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। बट स्ट्रक्चर जो उन्होंने इतना ही दे रखा है, आगे शेयरिंग करके नहीं बता रखा, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? तो बताओ यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, गलत, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने होने चाहिए? 3। सेकंड भी इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, और थर्ड की बात करें, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक तो है पर इसके पास ज्यादा इन्होंने शो करे हुए, जो कि गलत है। फोर्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल ही करेक्ट है, देखो 3 दोनों ने शेयर करे और 2 दोनों के पास बचे हुए, जो कि अपना अपना ऑक्टेट इस टाइप से कंप्लीट करता है शेयरिंग करके, जो कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे लोन पेयर बोलते हैं, बचे जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, इजी था काफी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इथाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इथाइन अपने अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। फर्स्ट मेंबर मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैंने लेक्चर में भी बताया। इसका जो पहला मेंबर होता है वो होता है इथाइन, जिसका कॉमन नेम एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन। इथाइन
जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोजन, ये होता है इथाइन। और जिसको ऐसे डायरेक्ट याद भी नहीं है जिन्हें, वो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। n की वैल्यू 1 पुट करें तो CH0 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अकेला कार्बन बचा। और n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो C2H2, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहला मेंबर C2H2, और 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वो अल्काइन का। इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो 2 कार्बन है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, और बचे हुए उसकी टेट्रावैलेंसी के लिए 1 हाइड्रोजन इसके पास और 1 इसके पास। ये होता है इथाइन का स्ट्रक्चर, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसका कॉमन नेम जो कि पता होना चाहिए, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। याद रखना है, कॉमन नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चर ए इज करेक्ट। दूसरा इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि 3 कार्बन आ गए। तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो इथाइन होगा ही नहीं। चौथा ना ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें कुछ नाम दे रखे, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से अनसैचुरेटेड कौन होता है। तो बताओ अनसैचुरेटेड होता कौन है? तो अनसैचुरेटेड होता है जिसपे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं डबल बॉन्ड वाले एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले, मींस अल्कीन और अल्काइन। तो इनमें से अनसैचुरेटेड कौन सा है? प्रोपेन, नाम में आना है एन, जिसके सफिक्स में देखो इन हो और आइन हो सफिक्स में, तो इसके सफिक्स में एन है, तो ये तो अनसैचुरेटेड नहीं है, ये तो सैचुरेटेड। प्रोपीन, इन आ गया, तो सेकंड करेक्ट। प्रोपाइन थर्ड भी करेक्ट है। और फोर्थ की बात करूं, क्लोरोप्रोपेन, एन आ रहा है, ये इनकरेक्ट। तो अनसैचुरेटेड यहाँ पे कौन सा है? एक एन वाला और एक आइन वाला, ये पहचान। तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन, इन एंड आइन। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आईयूपीएक नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन है, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर बोल सकते हो या फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लोरीन को रिएक्ट करा जा रहा है सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ एट रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोकार्बन एक सैचुरेटेड, तो देखकर पता चल रहा है ये भी सैचुरेटेड। तो कौन सी रिएक्शन है ये? अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो अब हमारी सिलेबस में एक ही रिएक्शन थी, हाइड्रोकार्बन, वो भी सैचुरेटेड, याद होगा, जैसे मीथेन के साथ हम क्लोरीन की रिएक्शन कर देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, जो कि सब्स्टिट्यूट करता था HCl को लेके जाता था, HCl के साथ गया और CH3Cl बच गया, क्लोरोमीथेन। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? सब्स्टिट्यूशन। किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेक्ट। और भी देखते हैं ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ वाटर इनकरेक्ट, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकरेक्ट। तो किसके प्रेजेंस में होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्शन का टाइप है ये सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन का टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चंस। दोबारा सॉप मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आ रहा है। सॉप मॉलिक्यूल्स, सॉरी, इन द सॉप मिसाइल्स, मिसाइल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिसाइल फॉर्मेशन वाला। तो याद होगा, ये भी लेक्चर में ही पढ़ा हुआ, अगर जाके देखोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन वाटर ऑफ द क्लस्टर
while the carbon chain is in the interior of the cluster, ionic and SOP is the interior of the cluster. अब देखो यहाँ पे याद दिला देते हैं, हमने वहाँ पे एक ये वाटर के अंदर और वाटर के सरफेस पे SOP मॉलिक्यूल का बिहेवियर पढ़ा था। ये पानी है, पानी में SOP मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करता है, दिख रहा होगा। जो हेड होता है वो ऐसे सरफेस पे होता है और जो टेल होता है आउटर सरफेस। ये हेड वाला पोर्शन है, हेड, और ये टेल वाला। और हेड जो होता है वो आयनिक एंड होता है, आयनिक, और जो टेल होता है नॉन आयनिक। और दूसरा एक स्ट्रक्चर ये भी पढ़ा था लेक्चर में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है। नेगेटिव, आयनिक एंड आयनिक, आयनिक 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 आयनिक, और यहाँ सेंटर में क्या था, ग्रीस, ऑयल एंड ग्रीस डस्ट। ये था ऑयल या फिर ग्रीस बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सोप मिसेल, मिसेल की बात हो रही है। द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन सरफेस ऑफ वाटर cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो दिख रहा है जो आयनिक एंड है, जो बोला है द आयनिक एंड सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आयनिक एंड जो होता है वो सरफेस ऑफ द वाटर पे होता है, ये रहा आयनिक एंड, जो कि हेड वाला पोर्शन होता है, जो कि लेक्चर में भी कराया गया है फिगर के थ्रू। जो आयनिक एंड होता है वो सरफेस पे लाई करता है, जो कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द आयनिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल is on the surface of the cluster, करेक्ट। आगे लिखा है while the carbon chain, जो बची हुई कार्बन का एंड है ये चेन, ठीक है। कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द अंदर की तरफ होता है क्लस्टर के, इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। पहला ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। आगे लिखा आयनिक एंड ऑफ द सोप इज इन द इंटीरियर, आयनिक एंड अंदर नहीं होता, तो बी इनकरेक्ट हो गया पहले। थर्ड, बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर द इंटीरियर, ये तो वैसे गलत हो गया, दोनों अंदर की तरफ कैसे हो जाएंगे, ये इनकरेक्ट। एंड डी ऑप्शन है बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर, दोनों बाहर भी नहीं हो सकते, इनकरेक्ट। अगर मैं फर्स्ट पे ध्यान दूं, जो आयनिक एंड होता है वो सरफेस पे होता है। इसको फिगर को थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं लोग, इसको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। देख लो सरफेस पे कौन है, हेड, जो कि आयनिक एंड होते हैं, और जो टेल वाला पोर्शन है वो बाहर है। टेल वाला अंदर की तरफ एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है जब ऑयल और ग्रीस टाइप डस्ट होती है। तो ये मिसेल फॉर्मेशन से पूछा हुआ, फिगर को देखकर ही आंसर बता सकते हो अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ये फिगर को देखा होगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जिसको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो सोप और डिटर्जेंट वाले टॉपिक पे जाकर लेक्चर डाला हुआ है, उसको कंप्लीटली लर्न और रीड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर देख के पता चल जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा था, स्टेटमेंट टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। पेंटेन का जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 होता है, ठीक है। इट हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 5, 12, 16 और 17। तो ड्रॉ इस कर लेते हैं स्ट्रक्चर C5H12, कार्बन 1 2 3 4 5, और कितने हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हाइड्रोजन। तो बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिर्फ आपको टोटल ये बॉन्ड जो बनते हैं इसमें सारे ही कोवेलेंट होते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ये रहा। अच्छा ऑप्शन दे रखा है 16, ठीक है। कितने कोवेलेंट है, 16। तो पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट हैज 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बोला है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा कि कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड बताने या फिर कार्बन हाइड्रोजन के। कई बार क्वेश्चन में क्या जाता है कि कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो उस केस में हम लिखते हैं 1 2 3 4 कार्बन कार्बन के, और कार्बन हाइड्रोजन के पूछता है तो बचे हुए 12,
ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रहा है कि कार्बन कार्बन के पूछे या कार्बन हाइड्रोजन के, सिंपली सा पूछा है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन 16 दोबारा काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है पेंटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया भी था, जो कि बेंजीन फॉर्मूला आता है C6H6, जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब कार्बन 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 कार्बन, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड सिंगल एंड डबल बॉन्ड बोल लो या अल्टरनेटिव, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, बाकी बचे हुए एक हाइड्रोजन, इस पे 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, एक 3 1 4 3 और 1 4। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसको सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट इसमें, पहला, यहाँ पे बॉन्ड नहीं, देखो 2 एक साथ दे दिया, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, तो पहला गलत। सेकंड में कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत। थर्ड स्ट्रक्चर करेक्ट है, देख भी रहे हैं सेम स्ट्रक्चर है जो हमने ड्रॉ करा है बेंजीन का। और जो फोर्थ है उसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ था बेसिक सा। तो नेक्स्ट आते से नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, जो कि इथेनॉल है, बोला इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल होता है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम। तो केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल की याद होता है, याद होगा, यहाँ पे बनता है सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA, और साथ के साथ डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। और रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। तो अब ऑप्शन पे आते हैं, सोडियम इथोनेट, इथोनेट नहीं होता है वो, तो इथेनोइक एसिड के साथ बनता है, सोडियम इथोनेट और सोडियम एसीटेट जिसे बोलते हैं, दोनों ही इनकरेक्ट। सोडियम इथोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखो, सोडियम इथोक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तो गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस, सोडियम इथोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड। अब ब्यूटेनिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ बोला करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड। याद होगा ब्यूटेनिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है CH3 CH2 CH2 COOH। ब्यूटेनोइक, ओइक मींस कार्बोक्सिलिक, वो भी 4 कार्बन का ब्यूटेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि होता है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनिक एसिड में जो पहचान होती है वो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पहचान है COOH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी, ये दोनों ही रह गए। तो इसमें ये ब्यूटेनिक एसिड का फॉर्मूला है, और यहाँ राइट से पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 4 कार्बन का देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये तो इनकरेक्ट। यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 कार्बन है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करें 1 2 3 4, COOH है नहीं, यहाँ पे सिर्फ OH है, ये अल्कोहल है। क्या है ये, अल्कोहल। हमें बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि दिख भी रहा है, CH3 CH2 CH2 COOH। OOH मतलब ओइक एसिड, कितने कार्बन का, 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड, सफिक्स में ओइक है तो ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायरेक्ट पूछा गया है डी, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर, अब विनेगर क्या होता है, याद होगा, पढ़ाया भी था। जब 5 to 8% या 5 to 8 ml
जो कि एसिडिक एसिड है उसे 100 ml वाटर में ऐड कर दूं तो वो विनेगर कहलाता है। तो परसेंटेज मैंने बताया भी था, बुकों में अलग अलग होती है, किसी में 5 to 8 होती है, किसी में 5 to 6 अप्रोक्स। तो 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड इन अल्कोहल, जो कि गलत है। 50 to 60% ऑफ एसिडिक एसिड इन अल्कोहल, जो कि गलत है, अल्कोहल में तो होता ही नहीं। 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, करेक्ट। 50 to 60 नहीं, 5 से लगभग 8% जो कि एसिडिक एसिड को, एसिडिक एसिड को अगर मैं 100 ml वाटर के अंदर डाल दूं तो वो कहलाता है विनेगर। 100 से 90 ml वाटर के अंदर डाल दे तो वो कहलाता है हमारा विनेगर, जिसे सिरका बोलते हैं, विनेगर। ठीक है, क्या बोला जाता है? सिरका। तो सिरका अगर आपको बनाना हो तो एक ढक्कन एसिडिक एसिड लो, उसे एक 100 ml की जो पानी की बोतल है उसमें डाल दो पानी के अंदर, तो वो बन जाता है हमारा विनेगर, सिरका। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये अल्कोहल वाले तो दोनों ही गलत हो गए, वाटर वाले 50 से 60% नहीं होता, 5 से लगभग 8% के आसपास होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। रीजन दे रखे हैं, मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। हाँ, मिनरल एसिड लाइक H2SO4, HCl, ये सब क्या होते हैं? मिनरल एसिड। और ये सब एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज करते हैं, जैसे H2SO4 कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है, इनमें क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइजेशन, कंप्लीटली आयनाइजेशन। ठीक है, मींस ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं, टूटते, ब्रेकआउट होते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। नहीं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, CH3COH, जो कि पार्शियली होता है। किसमें? वो भी बता देते, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बल्कि जो ये होता है H2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, ये पार्शियली। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, गलत है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, गलत। कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड। हाँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, पार्शियली, इसलिए तो ये वीक एसिड कहलाते हैं, आयनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयनाइज्ड। वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड। ऑप्शन 1 and 4 इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना, मिनरल एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वीक एसिड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो डिसोसिएशन है, जो आयनाइजेशन है, वो पार्शियली होता है। नेक्स्ट, carbon forms four covalent bond by sharing its 4 valence electrons with 4 unvalent atoms. Example, hydrogen. After the formation of 4 bonds, the carbon attains the electronic configuration of, तो कार्बन पता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है शेयरिंग से, और कार्बन के जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है? नियोन। कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर KLMN, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2-4, शेयरिंग करके 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करके बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो ये नोबल गैस कौन सी कंप्लीट कर रहा है? देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी करेगा? वो नियोन, क्योंकि 6 और 4 शेयरिंग के साथ कितने हुए? 10, और 10 करके ये बनाएगा नियोन। 10 किसका होता है? नियोन का। एटॉमिक नंबर 10, क्योंकि होता है KLMN। बात करें तो 2 and 8, तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी फॉर्म करता है? कार्बन नियोन। कौन सा करता है? नियोन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। वाटर H2O फॉर्मूला होता है, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 and 1। अगर ऑक्सीजन की बात करें 1
1 1 2 3 4 5 6 6 होता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। ये हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा करा, डुप्लेट मींस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस डुप्लेट। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, ये रहा 1 2 और 6 उसके पास पहले से थे। तो बताओ क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, कितने लोन पेयर है, 2। बट स्ट्रक्चर तो ये नॉर्मल सा पूछा गया है कि इनमें से अरेंजमेंट कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, सी इज करेक्ट। देख लो इस तरफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 ऊपर बचे 2 नीचे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट है, वो भी इनकरेक्ट है, एक तरफ 1 है और एक तरफ 2, ये तो पूरा ही गलत है, तो ये सब, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन वाटर, तो वाटर पे कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये ना और एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर होते हैं वाटर के पास, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, याद रखना पूछे जाते हैं। तो अमोनिया पे एक लोन पेयर था, या वाटर पे कितने, 2, कितने 2। तो ये जो क्वेश्चन था, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते रहना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट, which of the following is not a straight chain hydrocarbon। अब कुछ स्ट्रक्चर दे रखे, इसमें से कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है। अगर याद होगा आइसोमर्स और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा सही करोगे। तो अगर मैं इसकी आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करूं, तो पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नॉट स्ट्रेट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अकॉर्डिंग इसकी लॉन्ग कार्बन चेन कैसे होती है, जिगजैग में भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चल रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, 6 के लिए हेक्सेन। कोई ब्रांचिंग आई नहीं, तो यहाँ पे बोला था जो स्ट्रेट नहीं है वो बताना है, तो ये तो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, हमें बताना है स्ट्रेट नहीं है वो वाला आंसर देना है, ये स्ट्रेट है, ये तो सामने दिख रहा है, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम भी हेक्सेन, ये भी स्ट्रेट है, कोई ब्रांचिंग नहीं आ रही, नेमिंग में अपना ब्रांचिंग दिख जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कराया है आयुपेक नोमेनक्लेचर में। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें, देखो कंटिन्यू चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, कोई ब्रांच पे नहीं है, कंटिन्यू बस जिगजैग मोड़ी हुई है चेन को, तो इसका नाम भी अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो नाम इसका हेक्सेन, नाम है इसका हेक्सेन। बट अब ये लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो कि आंसर यही है दिख रहा है, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करूं, देखो 1 ये जा रहा, ये 1 2 3 4 5, अब ये वाला जो ये ब्रांचिंग में आ गया, एक अकेला क्या आ गया ब्रांचिंग में। अगर आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हो, जो कि लेक्चर में बताया भी मैं। ये क्या आ गया ब्रांचिंग में, क्यों, देखो 1 यहाँ से स्टार्ट करा, 2 3 4 5, यहाँ से भी स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो मतलब एक मिथाइल ग्रुप किस में आ गया ब्रांचिंग, वो भी किस नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे। अगर नेमिंग करूं तो 1, सेकंड नंबर से ब्रांचिंग यहाँ से पास पड़ रही है, 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से करता 1 2 3 4 5, चौथे नंबर पे ब्रांचिंग आती है। सेकंड रूल होता था जहां से ब्रांचिंग पास होगी, तो इसकी नेमिंग क्या हुई, 2 पे तो मिथाइल लगा हुआ है और टोटल 5 है, पेंट सिंगल बॉन्डेड है एन, 2 मिथाइल पेंटेन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन स्ट्रेट चेन नहीं है, ये री ब्रांचिंग वाली 2 पे मिथाइल लगा है, वो है पेंटेन के, पेंटेन के सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, बाकी से सारे स्ट्रेट चेन है। इसमें ज्यादातर गलती होती है, ये भी स्ट्रेट चेन ही है, बस इसी को यहाँ से यू मोड़ दिया और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया जिगजैग फॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको बीच में से ऐसे बस इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बस बैंड कर दूं ऐसे, CS3 CS2 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 CS3, तो ये भी स्ट्रेट चेन होती है, बट उसको ऐसे मोड़ा हुआ है, बाकी स्ट्रेट चेन में ही कंसीडर होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 3 4 5, तो यहाँ पे कौन स्ट्रेट चेन नहीं थी, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पेंटेन के 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, स्ट्रेट तो हुई नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, ध्यान रखना। अगर इस टाइप की और प्रॉब्लम्स करनी है तो आयुपेक नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर देखो, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड कौन होते थे, जिसपे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन वाले और अल्काइन वाले। तो पहले में तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, सारे सिंगल है। सेकंड में डबल बॉन्ड है, ये ना सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अनसैचुरेटेड है। थर्ड की बात करें तो कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है स्ट्रक्चर में। फोर्थ में डबल बॉन्ड ये रहा। तो सेकंड एंड फोर्थ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड एंड फोर्थ, जो कि ऑप्शन है सी, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि ऑप्शन नंबर सी में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कहलाएंगे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, इनमें से कौन सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, नॉट लिखे। अगर मैं एक एक करके सबका नाम लिखूं, पहला CH4 जो कि अल्केन की फैमिली का है, मीथेन एक कार्बन का। सेकंड है C2H6 जो कि अल्केन की सेकंड मेंबर है, इथेन। थर्ड है C3H6 जो कि है अल्कीन की फैमिली का है, 3 कार्बन, प्रोपीन। एंड फोर है C4H8 जो कि है अल्केन की फैमिली का है, 4 कार्बन का, ब्यूटेन। अब ये पहली बात तो ये पता कैसे चल रहा है कि अल्केन अल्कीन कौन सी किस फैमिली का है। तो जनरल फॉर्मूला याद होगा, एक बार याद दिला दूं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2। जितने कार्बन है हाइड्रोजन से डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, इसका डबल हुआ कितना 4, उससे 2 हाइड्रोजन ज्यादा 6, 2 C2H6। इसी टाइप से C4H8, ये गलत लिख देगा, C3H6 मैंने कहा कौन, CH4 C2H6, ठीक है, C3H6 एंड C4H8। कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रहे हैं, चलो कोई नहीं, करते हैं करते करते। C4, एक मिनट, ऑप्शन गलत है, ये C4H8 डबल है इसमें, इसका होता है फॉर्मूला CnH2n अल्कीन का। ये अल्कीन से सारे लिख देते ऊपर, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, और ये अल्कीन से सारे। देखो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, पहला तो पता ही है मीथेन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो मीथेन। सेकंड कार्बन की वैल्यू 2 डाले तो C2H6 आता है, इथेन, 2 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे आते हैं डबल, कार्बन से डबल होते हैं हाइड्रोजन, किसमें, अल्कीन में, किसमें, अल्कीन में। तो अगला है C4H8, तो नाम क्या हो गया C4H का, 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल है हाइड्रोजन इन। C3H6 कौन सा, C3H6, ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है, हाइड्रोजन उससे डबल है, और डबल जब होते हैं तो वो होते हैं अल्कीन, इसके सफिक्स में इन होता है, तो ये हो गया प्रोपीन। बट यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस, ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 2 तो अल्कीन की कैटेगरी में आ गए और 2 अल्कीन की, तो 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, तो ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पे कोई एक को चेंज करना चाहिए था, ठीक है, तो ऑप्शन गलत है। बाकी हमने टॉप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लिया, अब कौन नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, क्योंकि ये और ये एक फैमिली के हैं, ये और ये एक फैमिली के हैं, तो ए और बी अपनी फैमिली है और सी और डी एक अलग फैमिली के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। क्या पता नीचे और भी ऑप्शन होते हैं जो कि प्रिंटिंग में गलती हो गया या ये टाइपिंग में गलती हो चुका है स्ट्रक्चर लिखते टाइम। नेक्स्ट द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO। CHO किसकी पहचान होती है, CH होती है एल्डिहाइड, CH होता है एल्डिहाइड, इसके सफिक्स में यूज होता है अल, सफिक्स में AL, अल बोल लो इसे,
कितने कार्बन का है? 3। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। 3 के लिए यूज होते हैं प्रोपेनल, ठीक है, एल्डिहाइड का 3 कार्बन का प्रोपेनल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोपेनल। नेक्स्ट द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन, कौन कौन से हेटेरो एटम प्रेजेंट है? ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें एक ऑक्सीजन अलग है और एक क्लोरीन। तो 2 हेटेरो एटम्स है, एक ऑक्सीजन, हेटेरो एटम्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन से दूसरे एटम्स है? कौन से? एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो हेटेरो एटम्स का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो अदर एटम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उन्हें हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं जी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो याद होगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जब एस्टर को किसके साथ करा जाता है? अल्कलाइन के साथ, मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस्टर, ये एस्टर, इसमें से अकेला यही एस्टर है, देखो CH3COON है, नहीं ये तो है ही नहीं। और ये कौन सी रिएक्शन? ये तो एस्टर का फॉर्मेशन है, एस्टरिफिकेशन। ये इथेनोइक एसिड के सोडियम के साथ है, सोडियम इथोक्साइड, सॉरी सोडियम इथोनेट बनता है और सोडियम एसीटेट। एंड लास्ट वन इज जब एस्टर को हम NaOH के साथ करते हैं तो यहाँ पे CH3CON, ये रिएक्शन यूज करते हैं साबुन बनाने में, सोप के फॉर्मेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज करा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो जो कि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक्स टाइप क्वेश्चन है, सिंपल सा है, जो कि एस्टर को NaOH के साथ करेंगे तो एस्टरिफिकेशन नहीं, वो होता है सैपोनिफिकेशन, जो कि साबुन बनाने के लिए करा आता है यूज, जो कि लेक्चर में भी कराया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन, ये क्वेश्चन अच्छा है, जो कि अभी पीछे भी कराया गया था। अल्कलाइन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है अल्कलाइन CnH2n-2। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालें तो C1H0 हो जाएगा। देखो 2 1 2 -1, जो कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब कार्बन अकेला, तो ये तो कोई कंपाउंड बना ही नहीं। तो अल्काइन का जो पहला मेंबर होता है वो होता है नंबर n की वैल्यू जब 2 हो, n की वैल्यू 2 पुट करें तो C2H2, इसको बोलते हैं इथाइन। इथाइन क्या बोलते हैं? इथाइन। और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन। तो कि जो पहला मेंबर है अल्काइन का वो इथाइन, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, जो कि ऑप्शन है ए, इथाइन, ऑप्शन है ए इज इथाइन, जो कि इसका पहला मेंबर है। नेक्स्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर CH3COH, सेकंड मेंबर है तो 2 कार्बन, पहचान होती है COOH, इसको सिंपली लिख सकते हैं। देखो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एंड ऑक्सीजन इज 2, C2H4O2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, C2H4O2। इस टाइप से फॉर्मूला XYZ वाले क्वेश्चंस में दिया जाता है, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में कर रहे थे हमने बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें इसी टाइप से दिया जाता है। एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला C2H4O2, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। अभी इससे पहले करा एसिटिक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कॉमन नेम है, जिसका केमिकल नेम होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। सफिक्स में देख लो ओइक एसिड आ रहा है, सफिक्स में ओइक एसिड, और ये ओइक एसिड किसका नाम होता है? कार्बोक्सिलिक के सफिक्स का। कार्बोक्सिलिक जिसका सफिक्स होता है ओइक, ओइक एसिड, और पहचान होती है COOH,
इसको सिंपली हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH। तो देखो हमें बोला था एसिडिक एसिड में कौन सा फंक्शन ग्रुप है। एसिडिक एसिड कॉमन नेम होता है इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक सफिक्स में ओइक, ओइक मींस कार्बोक्सिलिक। और इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, ये रहा देख लो, अरेंजमेंट सेम एज इट इज। ठीक है, ये तो अल्कोहल है, ये कौन है, कीटोन, ये ईथर है जो कि है ही नहीं सिलेबस में, ROR होता है ईथर। अल्कोहल, कीटोन, ये ईथर जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, और ये रहा हमारा एज इट इज सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये ईथर है, उसका होता है ROR, ROR, R अल्काइल होता है, ठीक है, दोनों तरफ RR ग्रुप होता है, ये ईथर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कौन होता है, तो हमने टॉपिक में ही पढ़ के आए हैं, क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं, क्योंकि वो 17 डिग्री पे जम जाते हैं, 17 डिग्री पे, जो कि 290 केल्विन होता है। तो ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन क्या क्या, 5 से 8% एसिडिक एसिड नहीं, ये तो विनेगर है। 50% एसिडिक एसिड नहीं, 100% एसिडिक एसिड करेक्ट। और अगला लिखा है, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है एसिडिक एसिड ऑफ एनी कंसंट्रेशन, नहीं डाइल्यूट वाला नहीं होता, 100% एसिडिक एसिड जो कि 290 केल्विन पे, इसको सिंपली से लिखते हैं 17 डिग्री पे आके जमना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, अभी पीछे करा है, ये रहा 290 केल्विन जो कि 17 डिग्री सेल्सियस होता है, 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो डायरेक्ट है, बट याद होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या बोला है, 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड वाज एडेड टू द 5 ml ऑफ वाटर। एसिटिक एसिड है, 5 ml वाटर में ऐड करा जा रहा है, ये 5 ml एंड 5 ml। रिजल्टिंग मिक्सचर इज करेक्टली रिप्रेजेंट इन अ डायग्राम। तो यहाँ एसिड वाटर, वाटर एसिड, अच्छा ऊपर एसिड है नीचे वाटर, या ऊपर वाटर नीचे एसिड, टर्बिड मिक्सचर, क्लियर सॉल्यूशन। तो याद होगा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का, जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं सभी प्रोपोर्शंस में। मींस आप एसिडिक एसिड इतना सा लो और वाटर पूरा टब भर के, या वाटर बहुत ज्यादा हो एसिडिक एसिड थोड़ा सा हो, दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, जो कि क्लियर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन की जरूरत नहीं। फोर्थ, कभी भी याद रखना, इथेनॉल को वाटर में डाला जाए या फिर एसिडिक एसिड को वाटर में डाला जाए, दोनों ही क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। 1 2 3 4 डी करेक्ट है, ठीक है, डी फोर्थ, रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, दोनों को सोल्यूबल करके दिखाया। तो नेक्स्ट, एसिडिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड X kept in a test tube. A colorless, odorless gas Y was evolved. The gas was passed through lime water which turned milky. It was concluded that, तो करते रिएक्शन को, फिर देखते ऑप्शन क्या है। बोला एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड एडेड टू द सॉलिड X, एक X के साथ ऐड करा जा रहा है और X क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। आगे बोल रहा है कैप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब अ कलरलेस ओडरलेस गैस Y एक गैस निकल रही है जो कि कलरलेस है और ओडरलेस, ये लिखा हुआ है कलरलेस एंड ओडरलेस गैस Y was evolved. The gas was passed through the lime water. तो यहाँ पे पता ही चल चुका है, आंसर आ चुका है। लाइम वाटर की रिएक्शन कहीं पे भी आ जाए तो कौन सी है वो गैस, CO2, तो कि लाइम वाटर को कर रहा है मिल्की, तो लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है, CO2। तो Y जो गैस है वो कौन सी है, CO2। याद होगा CO2 को जब लाइम वाटर से पास करते हैं, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा मिल्की, CaCO3 मिल्की कलर अपेयर, मिल्की कलर ऑफ वाटर यार। तो गैस कौन सी है, CO2। गैस तो पता चल गया कौन सी है गैस, CO2। अब बताओ रिएक्शन क्या है। तो ये CO2 गैस एसिडिक एसिड किसके साथ देता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, एसिडिक एसिड CH3 COOH,
एसिटिक एसिड CO2 की गैस किसके साथ देता है? तो याद होगा हमने रिएक्शन पढ़ी थी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ के आए हैं और इस चैप्टर में भी पढ़ के आए हम इथेनोइक एसिड की जब रिएक्शन करी थी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन में देखते पहले कौन सा दे रहेगा, एक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं, एक्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वाई गैस देगा CO2, ये रहा सोडियम है। चलो और भी चेक करते हैं, एक्स सोडियम एसीटेट नहीं, एक्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वाई गैस देगा और वाई SO2 है, ये गलत हो गया। तो इन्होंने बोला एक्स जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ सेम रिएक्शन करता है, ये बनता है CH3CON प्लस CO2 प्लस H2O, याद होगा ये रिएक्शन कराई हुई। तो ये रहा वो एक्स सॉलिड, तो एक्स सॉलिड कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो एसिडिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसिडिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो गैस दे रहा है वो CO2 है। ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो सकता था बट इन्होंने जो गैस है वो SO2 कर दी है जो कि इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो इससे पहले लेक्चर में करे, इससे भी बड़े बड़े वाले हर टाइप के क्वेश्चन कर रखे हमने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं, इथेनोइक एसिड वाज एडेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड गैस इवॉल्व वाज टेस्टेड विद अ बर्निंग स्प्लिंटर, द फॉलोइंग 4 ऑब्जर्वेशन वर रिपोर्टेड। तो पहले रिएक्शन को समझते हैं, क्या दे रखा है, गिवन हमें बोला है कि इथेनोइक एसिड CH3COON, सॉरी इथेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी पीछे भी करा था सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तब रिएक्ट करेगा तो हमें पता है यहाँ पे CH3COON सोडियम इथोनेट CO2 प्लस H2O, यहाँ पे जो गैस निकलती है कौन सी रिलीज होती है, सबको पता है, पीछे कई क्वेश्चन कर रहे थे हमने इससे रिलेटेड, गैस निकल रही है वो CO2 गैस है, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बोला कुछ ऑब्जर्वेशन नीचे लिखी हुई है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द गैस बर्न विद द पॉप साउंड, इनकरेक्ट, पॉप साउंड डाइहाइड्रोजन गैस होती है H2, ये तो वैसे ही गलत हो गया। द गैस डज नॉट बर्न बट स्प्लिंटर बर्न विद द पॉप साउंड, ये भी इनकम्प्लीट, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी ही नहीं, ये भी गलत ऑप्शन। नेक्स्ट द फ्लेम एक्सटिंग्विशर्स एंड द गैस डज नॉट बर्न, हाँ याद है हमें कि CO2 का यूज करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो क्या करेगा उस फ्लेम को बुझा देगी, और जो गैस है डज नॉट बर्न, और वो गैस बर्न नहीं करेगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी भी पढ़ लेते हैं, द गैस बर्न विद द ब्लू फ्लेम, CO2 गैस बर्न करेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि ऑप्शन नीचे भी देखा जाए तो सी इज करेक्ट। तो बोला था जब इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन थी, कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस एंड द गैस डज नॉट बर्न, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन अच्छा था, ये भी स्टेटमेंट टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ इथेनोइक एसिड रिसेंबल विद, इथेनोइक एसिड की स्मेल जो होती है ऑर्डर वो कैसी होती है, टोमेटो जूस की तरह। देखो टोमेटो जूस में होता है ऑक्सैलिक एसिड, केरोसिन की स्मेल सबको पता है, ऑरेंज जूस सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी स्मेल सबने फील भी सूंघी भी होगी ऑरेंज जूसेस वगैरह की। एंड नेक्स्ट वन इज विनेगर, तो जो इथेनोइक एसिड होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, विनेगर की तरह, क्योंकि विनेगर में एक्चुअली होता है क्या है 5 to 8% इथेनोइक एसिड एंड बोल सकते हो कितना 95% अप्रोक्स वाटर। तो विनेगर और इथेनोइक एसिड की स्मेल लगभग सेम ही होती है, बोल सकते हैं कि इथेनोइक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म ही होता है एक तरह से विनेगर, जिसमें 5 to 8% इथेनोइक एसिड होता है और बचा हुआ बाकी 100 में से वो वाटर। तो इथेनोइक एसिड की स्मेल विनेगर की तरह, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी टोमेटो की स्मेल हमें पता ही है, जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड स्मेल पता ही है, और केरोसिन ऑयल की तो अलग ही स्मेल होती है। तो विनेगर और इथेनोइक एसिड एक ही है बट उसकी डाइल्यूटेड फॉर्म, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ रहा है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इथेनोइक एसिड वर एडेड टू सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, द ऑब्जर्वेशन मेड वाज। तो इथेनोइक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड
ये रिएक्शन कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट CH3 COOH। अगर मैं इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ करूं Na2CO3, याद होगा सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है CH3COONA, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट बोल सकते हैं, और फिर सोडियम एसीटेट, साथ के साथ CO2 गैस निकलती है, H2O वाटर, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। A hissing sound was produced, a hissing sound प्रोड्यूस होती है, brown fumes evolved, brisk effervescence occurred, a pungent smelling gas evolved। तो ऑप्शन, तो याद होगा कभी भी, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है चैनल पे, जाके देख सकते हो। उसमें हमने क्या करा था, एसिटिक एसिड, वही विनेगर की रिएक्शन करी थी सोडियम कार्बोनेट, जाके देखोगे तो बेकिंग सोडा के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करी हुई है। तो जैसे इसको डालते हैं, किसको, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा को, किसमें, एसिडिक एसिड में, तो ब्रिस्क एफरवेंस, एक झाग सा निकलता है ऊपर, वो झाग क्या होता है, जिसको ब्रिस्क एफरवेंस बोला जाता है, वो झाग जो होता है वो CO2 गैस के वजह से होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रिस्क एफरवेंस अकर्ड इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही आप इथेनोइक एसिड में बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा डालते हो तो झाग सा निकलता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हम ओपन करते हैं, सेम सिमिलर उसी टाइप से, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंस अकर्ड। ये प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल फाइल में ये लिखा होता है, बट ब्रिस्क एफरवेंस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये क्या होता है, जब वो झाग निकलता है, CO2 अपने साथ उस लिक्विड के ऊपर लगता है, जिस बबल्स से होते हैं, उसमें से CO2 रिलीज होता है, जिसके लिए एक दो शॉर्ट वीडियो डाली हुई, उसमें जाके इस एक्सपेरिमेंट को देख भी सकते हो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं क्योंकि टेबल बना हुआ है यहाँ पर। 4 स्टूडेंट ऑब्जर्व द कलर एंड ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड एंड इट्स रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिडिक एसिड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दे टेबुलेटेड देयर ऑब्जर्वेशन एज गिवन बिलो। स्टूडेंट A B C D, कलर ऑफ एसिडिक एसिड दे रखा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कौन सा लिखा था, करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑफ स्टूडेंट। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, स्टूडेंट A। अगर याद होगा एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड जिसका कलर क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। तो एसिडिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है, पहला ऑप्शन तो बी का करेक्ट। वैसे आंसर बी ही आ चुका है, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, तब भी हम चेक करते हैं। कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी स्मेल अभी हमने पीछे पढ़ा विनेगर की तरह होता है, किसकी तरह, सिरके। सिरके और एसिडिक एसिड की स्मेल सेम होती है। और एफरवेंस वर्ड अभी पीछे आता है, इससे जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, एफरवेंस, जो कि जैसे ही एसिडिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो ब्रिस्क एफरवेंस क्रिएट होता है, मींस अकर होता है, ऊपर झाग आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी इज करेक्ट। पहला जो देखो ब्लू कलर का होता है, फ्रूटी स्मेल, गैस इवॉल्व विदाउट बबल। सी जो था लाइट ग्रीन ब्राउन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, कलरलेस लिक्विड है जो कि विनेगर की स्मेल का होता है, प्रीवियस क्वेश्चन करा था। एफरवेंस होता है क्योंकि CO2 गैस बाहर निकलती है। तो ज्यादा बड़ा नहीं था क्वेश्चन, ज्यादा मतलब क्वेश्चन की लेंथ तो इतनी बड़ी थी, बट बेसिक सही क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिक किसकी, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। आते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है, टेबल सा दे देते हैं बच्चा, उसको पढ़ने बड़े सा टेबल दे देंगे, या फिर पैसेज टाइप, उसको रीड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ रहा है अगला क्वेश्चन। ऑन एडिंग एसिटिक एसिड टू सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर वही क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और यहाँ बनता है हमारे पास CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 एंड H2O। बैलेंस कर लेना खुद ही, बार बार नहीं कर रहे, सेम रिएक्शन आ रही है। तो कुछ पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। ग्रीनिश येलो गैस विद अ पंजेंट स्मेल। ग्रीनिश गैस होती नहीं है, CO2 कैसी है, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है CO2। नहीं भी पता, याद रखना, पढ़ा भी हुआ है।
CO2 एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, इसको लाइम वाटर से पास करते तो मिल्की हो जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पढ़ी है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहीं पे आ सकता है, आ चुका है हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे के ऑप्शन भी देख लो, येलो कलर गलत, कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग, रोटन एग स्मेल तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है ना कि CO2 की, तो डी ऑप्शन बी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कौन सा, बी। याद रखना रोटन एग स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट याद रखना जो रोटन एग स्मेल होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, H2S की। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक हमारे 50 क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे, करते हैं। टेस्ट ट्यूब A कंटेन डिस्टिल वाटर, टेस्ट ट्यूब B कंटेन रेन वाटर एंड टेस्ट ट्यूब C कंटेन टैप, ये वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइप करते टाइम गलत हो गया, तो टैप वाटर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, टैप वाटर। 10 drops of soap solution were added to each test tube, तो A, B and C। A में क्या है, डिस्टिल वाटर, कौन सा वाटर, डिस्टिल वाटर। B जो है वो रेन वाटर कंटेन कर रहा है, टेस्ट ट्यूब B में क्या है, रेन वाटर, एंड टेस्ट ट्यूब C में टैप वाटर, टैप वाटर। बोला है कि सब में 10 ड्रॉप्स क्या डालना है, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन ऐड कर दे सब में, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, तो ये सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमें पता है जो सोप होती है वो सॉफ्ट वाटर के साथ फोम प्रोड्यूस करती है और हार्ड वाटर के साथ नहीं करती, ये हमने लेक्चर में करके भी आया, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो डिस्टिल वाटर एक सॉफ्ट वाटर होता है, यहाँ पे फोम प्रोड्यूस्ड होगा, फोम। रेन वाटर किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट वाटर में ही आता है, यहाँ पे भी फोम प्रोड्यूस्ड होगा, फोम लिख देता हूं मैं, एक मिनट, फोम। एंड टैप वाटर की बात करें, टैप वाटर जो कि ग्राउंड वाटर होता है जनरली, वैसे तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे घर में तो मीठा पानी है, कई के घर में खारा पानी है, टैप वाटर जो होता है वो हार्ड वाटर की कैटेगरी में आता है, वो फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता। टैप वाटर जो ग्राउंड वाटर को बोला जाता है, जो घर में यूज होता है टैप में से, ठीक है, तो फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फॉर्म वाज प्रोड्यूस इन टेस्ट ट्यूब, करेक्ट, पहला टेस्ट ट्यूब फॉर्म प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में आता है, डिस्टिल वाटर। फॉर्म वाज प्रोड्यूस इन टेस्ट ट्यूब बी, रेन वाटर भी सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में आता है, ये फॉर्म प्रोड्यूस करता है, बी करेक्ट, बी भी करेक्ट है, ठीक है। सी व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब, करेक्ट, ये हार्ड वाटर है, फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, व्हाइट पीपीटी स्कम का फॉर्मेशन करता है, सी भी करेक्ट है। तो मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखना डिस्टिल वाटर सॉफ्ट वाटर है, रेन वाटर सॉफ्ट वाटर है, टैप वाटर हार्ड वाटर की कैटेगरी में आता है, ये दोनों फॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, बट टैप वाटर फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये क्या करता है, पीपीटी का फॉर्मेशन, पीपीटी स्कम बोलते हैं का फॉर्मेशन करेगा। तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, ए बी एंड सी, और चौथा जो पॉइंट है उसमें लिखा भी हुआ है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑल स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्राउंडनट ऑयल इज हीटेड विद कॉस्टिक सोडा, व्हेन ग्राउंडनट ऑयल इज हीटेड विद कॉस्टिक सोडा द प्रोडक्ट व्हिच आर फॉर्म्ड आर, ये प्रैक्टिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बता भी दे जिनको नहीं पता। जब ऑयल को यहाँ पे ले रखा है ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल, जब ऑयल को हीट करा जाता है इसके साथ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा के साथ,
इस रिएक्शन का यूज करा जाता है साबुन बनाने के लिए। वहां पे सोप और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। साबुन, सोप प्लस ग्लिसरॉल। ये प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला फाइल अगर आप अपनी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल फाइल, उसमें लिखा भी हुआ है। तो किसका प्रोडक्शन होता है? साबुन एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ऑयल को जब कॉस्टिक सोडा, ग्राउंड नट ऑयल ले सकते हो, कोई भी ऑयल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ पे साबुन और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखना आज के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सोप मॉलिक्यूल। सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसका? सोडियम और पोटेशियम। अब तो Na हो सकता है, यहाँ पर COO के पॉजिटिव, ये सोप मॉलिक्यूल होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? स्टेटमेंट ही दिख रही है, ये रहा करेक्ट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है। साबुन का क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड सोप्स। स्टेटमेंट लिखवाई भी हुई है, कंप्लीट लेक्चर में जाके देख सकते हो। ऑप्शन 1 इज ए जो है वो करेक्ट है। ये नॉर्मल सा है, बस साबुन की जो स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड साइंटिफिक, उससे क्वेश्चन आया और स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन करा हुआ है, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक आध क्वेश्चन और रहेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू। क्लीनिंग एक्शन बोला हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड इन ग्रीसी डर्ट। तो याद होगा इन आयनिक पार्ट होता है, आयनिक जो कि होता है हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्ट। पीछे भी कराया है, एक क्वेश्चन और आया था, वाटर को जो अट्रैक्ट करे, प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और ये होता है, ये हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला। और जो टेल वाला होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ये वाटर को रिपेल करता है और ग्रीस और ऑयल को अट्रैक्ट, ऑयल और ग्रीस को क्या करता है? अट्रैक्ट। ये हेड पोर्शन होता है, को हेड बोलते हैं, और इसको टेल। इतना बहुत है आंसर के लिए। तो देखो अब स्टेटमेंट्स क्या क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड इन ग्रीसी, हाइड्रोफिलिक हेड इन ग्रीसी डर्ट एंड हाइड्रोफोबिक टेल इन वाटर। गलत लिखा है। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होता है, डिसॉल्व होता है, ना कि वाटर में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक टेल इन, सॉरी दोबारा रीड करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल इन ग्रीसी, हाइड्रोफोबिक टेल ग्रीस करेक्ट है। एंड हाइड्रोफिलिक हेड इन वाटर, हाइड्रोफिलिक हेड इन वाटर। अट्रैक्ट है मतलब डिसॉल्व है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे क्या देखते हैं, बोथ ए एंड बी, नहीं, ए इनकरेक्ट था, बी करेक्ट था, नन ऑफ द टू, बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना भी अगर आपको पता है स्ट्रक्चर के बारे में तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ जाते हैं साबुन के। एक तो स्ट्रक्चर पता चल जाता है, आयनिक हेड पूछ लेते हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है, कौन ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफोबिक वाला टेल वाला पोर्शन, हेड वाला जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और ग्रीस और ऑयल को रिपेल। ये ऑयल और ग्रीस को अट्रैक्ट कर रहा है तो वाटर को रिपेल। तो ऑप्शन बी जो था डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक ग्रीस के लिए ठीक है, एंड हाइड्रोफिलिक हेड जो है वाटर, करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक एक या दो क्वेश्चन होंगे, चेक कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 49, ठीक है। एक दो क्वेश्चन क्या पता स्किप हो गया और जल्दी आ रही है स्लाइड से, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना है। सारे क्वेश्चन करने के बाद, ये नहीं डायरेक्टली इसी का आंसर कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, मैं रीड करके बता देता हूँ। बोला
डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर लेक्चर पढ़ा होगा तो आंसर सामने आ जाएगा। डिटर्जेंट इनमें से कैन बी यूज्ड फॉर द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, किसके लिए यूज करा जाता है? ओनली हार्ड वाटर, ओनली इन सॉफ्ट वाटर, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। ये 49, तब कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे तो आंसर नंबर डाल के लिखना है 49 का आंसर क्या है। मैंने रीड कर दिया, 50 भी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। हाँ, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज मैक्सिमम। साबुन किस में अपना क्लीनिंग एक्शन ज्यादा करता है, मैक्सिमम किस में करता है? सी वाटर में, टैप वाटर में, डिस्टिल वाटर में, ऑल हैव इक्वल क्लीनिंग एक्शन। दोबारा रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, याद रखना, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज मैक्सिमम इन सी वाटर, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर एंड ऑल हैव इक्वल क्लीनिंग एक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो तो पता नहीं, देख लेना, ठीक है। तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर डाल दिया 49 एंड 50, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो ये था हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह और सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं इसके बाद इसी चैप्टर की न्यू वीडियोस, जो भी नए क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे, और क्लास 10 के और भी चैप्टर्स के साथ हम मिलते हैं, नए नए केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड बायोलॉजी जो भी है सारा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।